नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का दुर्वा का 11वां पाठ। हिंदी ने जिनकी जिंदगी बदल दी, मारिया नेजेशी। इसे लिखा है जयप्रकाश पांडे ने। वह दिल्ली के सर्द जाड़ों की कोई आम सुबह ही थी जब जनपथ स्थित हंगेरियन सूचना एवं सांस्कृतिक केंद्र की जनसंपर्क अधिकारी हरलिन अहलुवालिया का फोन आया। हरलिन मुझे हंगरी की एक अंग्रेज हिंदी महिला विद्वान से मिलवाना चाहती थी, जिन्हें हिंदी में किए गए उनके काम के चलते न केवल दुनिया भर में पहचान मिली थी, बल्कि अपने राष्ट्रपति अबुल पकीर जैनुल्लाह अब्दीन अब्दुल कलाम ने उन्हें सम्मानित भी किया था। वह विदुषी तब चंद दिनों के लिए ही भारत में थीं और उसी शाम उन्हें दिल्ली से बाहर जाना था। लिहाजा सुबह 10 बजे का समय मुलाकात के लिए तय हुए। पहले ही वह महिला हिंदी के चलते जानी पहचानी जा रही थी, लेकिन थी तो अंग्रेज। लिहाजा उनसे पूछे जाने वाले सवालों की फहरिस्त तैयार करते वक्त हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी ध्यान रखा कि क्या पता कब संवाद के लिए इसकी ज़रूरत आ पड़े। आश्चर्य, अंग्रेजी के सवालों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सुबह 10 बजे जब अपने फोटोग्राफर के साथ मैं हंगेरियन सूचना केंद्र पहुंचा तो हरलिन अपने कार्यालयी काम में व्यस्त थीं। हमें स्वागत कक्ष में बैठने को कहा गया। हम बैठकर अभी गर्मा गर्म कॉफ़ी की चुस्कियां ले ही रहे थे कि एक भद्र अंग्रेज महिला आ पहुंची। उन्होंने अभिवादन की शुरुआत हाथ जोड़कर नमस्ते से की, फिर क्षमा याचना की कि दिल्ली के व्यस्त यातायात के चलते वह समय से नहीं पहुंच सकीं। हरलिन के आने के चंद मिनट बाद ही हम बातचीत में इतने मशगूल हो चुके थे कि औपचारिक परिचय की जरूरत ही नहीं पड़ी। वह डॉक्टर मारिया नेजेशी थीं। अप्रैल 1953 में हंगरी के बुडापेस्ट में जन्मी नेजेशी ने संस्कृत, लैटिन, प्राचीन यूनानी और भारत विज्ञान जैसे विषयों में एमए कर संस्कृत व हिंदी में डायरेक्ट की उपाधि हासिल की। यूरोप हिंदी समिति की उपाध्यक्ष और योत्सोस लोरेंड यूनिवर्सिटी में हिंदी की विभागाध्यक्ष के तौर पर अकादमिक गतिविधियों से जुड़ी नजयशी ने 3 दर्जन से भी अधिक किताबों का हिंदी से हंगेरियन व हंगेरियन से हिंदी में अनुवाद किया। हमारी बातचीत के बीच छठे विश्व हिंदी सम्मेलन व जॉर्ज ग्रियर्सन सम्मान से सम्मानित नंजैसी को भारत या यहाँ की भाषा, यहाँ के लोग, यहाँ के शहर, यहाँ की फिल्में, यहाँ का साहित्य, यहाँ की राजनीति और यहाँ की संस्कृति कैसी लगती हैं। उनका खुद का बचपन कैसा था, उनका हिंदी से जुड़ाव कैसे हुआ, जैसे तमाम सवालों से होकर गुजरना पड़ा और सभी के जवाब उन्होंने बिंदास अंदाज में दिए। लेकिन नेजेशी ने बातचीत की शुरुआत शिकायतों से की। उनका कहना था कि भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ की परंपरा बहुत समृद्ध है, पर वह यहाँ के फिल्म वाले इतनी छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते ही नहीं बल्कि झूठ दिखाते भी हैं कि उन्हें देखकर दुख होता है। आप फिल्म हम दिल दे चुके सनम को ही लीजिए। इस पूरी फिल्म की शूटिंग हंगरी या यूं कहिए कि हमारे शहर बुडापेस्ट में हुई थी, पर फिल्म में उसे इटली का शहर बता दिया गया। इस झूठ की जरूरत क्या थी? यूं यह उस धरती के साथ भी नाइंसाफी है जिसके हुस्न को आपने कैमरे में कैद कर पर्दे पर दिखाया, पर जगह दूसरी बता दी। नजैशी की इस शिकायत का कोई जवाब देते नहीं बना। लिहाजा यह कहकर कि हम आपकी बात हम दिल दे चुके सनम देखने वाले सभी दर्शकों के पास न भी पहुंचा पाएं तो अपने पाठकों तक जरूर पहुंचा देंगे, ताकि उन्हें सच्चाई का पता चल जाए। क्षमा मांग ली। उसके बाद हिंदी से उनके जुड़ाव के बारे में मैंने जानना चाहा तो वो जैसे अपने बचपन में लौट गईं। हंगरी में संयुक्त परिवार की सोच नहीं नहीं है। पति पत्नी व बच्चे बच्चे भी केवल 20 साल की उम्र तक माता पिता के साथ रह सकते हैं। कुल मिलाकर एक इकाई का छोटा परिवार। तकरीबन 30 साल पहले मेरे माता पिता का तलाक हो गया था। दोनों ने दूसरा विवाह किया।
आज मेरी माँ की उम्र 81 साल है, पर वह अकेले रहती हैं। मेरी मौसी 86 साल की हैं, वह भी अकेली हैं। वे दोनों इस उम्र में भी स्वायत्त हैं। मैंने भी शादी नहीं की। काम और शादी में एक को चुनना था। बच्चे, पति और परिवार के साथ मैं वो नहीं कर पाती जो आज कर रही हूँ। मैंने हिंदी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। दरअसल मेरी जिंदगी की शुरुआत 20 साल बहुत छोटी सी जगह पर बीते। मैं बचपन से ही इंसानी जीवन के शुरुआती दौर को जानने के लिए लालायित थी। इसीलिए मैंने ग्रीक, लैटिन, यूनानी और संस्कृत भाषाएं पढ़ी। एमए की पढ़ाई के बाद मैं एक प्रकाशन संस्थान से भी जुड़ी। उस दौरान हंगरी में केवल एक दो सज्जन ही हिंदी जानते थे। मेरे प्रोफेसर ने मेरी रुचियों को देखकर मुझे हिंदी पढ़ने के लिए प्रेरित किया और एक बार जो मैं इससे जुड़ी तो जुड़ती चली गई। 1985 में मैं पढ़ाई के सिलसिले में पहली बार भारत आई और यहाँ 10 माह तक रुकी। एक लड़की जिसने घर से कॉलेज की चार दीवारी ही देखी हो, उसने हिंदी की बदौलत पूरी दुनिया देख ली। आज मैं वियना में पढ़ाती हूँ। मेरे एक शिष्य में इमरे बांका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते हैं। इंग्लैंड में हिंदी के तमाम जानकारों के बीच एक हंगेरियन का हिंदी पढ़ाने के लिए चुना जाना कम बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक हंगरी की बात है तो मेरे समय में वहाँ न तो हिंदी भाषी लोग थे और न ही किताबें थीं। डॉक्टर हुकुम सिंह नामक एक गणितज्ञ ने हिंदी सीखने में मेरी काफ़ी मदद की। आज हंगरी से में मैंने हिंदी का पुस्तकालय बना रखा है, जिसकी किताबें भारतीय दूतावास ने उपलब्ध कराई हैं। मैं बुडापेस्ट में भारतीय पोशाक ही पहनती हूँ, जिसे देख मेरे छात्रों में भी इसके प्रति ललक बढ़ी है। कड़ाके की ठंड के चलते वहाँ सलवार सूट ही ठीक है, इसलिए साड़ी कम पहनते हैं। भारत की कौन सी चीज़ें आपको सबसे अच्छी? वाक्य पूरा होता इससे पहले ही वह बोल पड़ी। यहाँ के मानवीय संबंध मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे खुद के ढेरों रिश्ते यहाँ हैं जो सालों साल से बरकरार हैं। पिता, भाई व दोस्त की तरह यहाँ के लेखकों ने मुझे प्रभावित किया। असगर वजाहत के साथ हंगरी में 5 साल तक साथ साथ काम किया। अशोक वाजपेयी, राजेंद्र यादव, अशोक चक्रधर व जैनेन्द्र कुमार जैसे लेखकों से मेरा संपर्क रहा। भारतीय खाने में पूरी मटर पनीर भी मुझे पसंद है। यहाँ का कौन सा शहर व कौन सी फिल्में आपको पसंद हैं? नेजियशी का जवाब था, दिल्ली तो अपना शहर है, इसलिए कुछ कहूँगी नहीं। मैं 7 साल बाद दिल्ली आई तो सीएनजी का असर देखा। यहाँ का प्रदूषण कम हुआ है, हरियाली बढ़ी है। पांडिचेरी, मैसूर व उदयपुर भी मुझे काफ़ी पसंद है। सच कहूँ तो जहाँ भीड़ कम है, हवा ज़्यादा है, वे शहर मुझे पसंद हैं। रही फिल्मों की बात तो भारतीय फिल्में हंगरी में बहुत कम पहुंचती हैं। वैसे भी पूरे हंगरी में केवल 500 हिंदुस्तानी हैं। 10 साल पहले तो ये केवल 50 थे। जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे फिल्म उमराव जान काफ़ी अच्छी लगी। नसीरुद्दीन शाह व शबाना आजमी मुझे अच्छे लगते हैं, शायद इसलिए कि ये कला फिल्मों से जुड़े कलाकार हैं। मनोरंजन की ज़रूरत तो इंसान को कभी कभी पड़ती है, पर कला फिल्में ज़िंदगी का हिस्सा हैं। आप इनसे मुंह कैसे मोड़ सकते हैं? धर्म और राजनीति के बारे में नजैशी के ख्याल पूरी तरह से तार्किक हैं। उनके मुताबिक मैं हर तरह के मंदिर, मस्जिद व चर्च गई हूँ, पर मैं न इधर की हूँ न मैं उधर की। मैंने धर्म के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है और मैं इसके हर रूप से परिचित हूँ। लेकिन हर धर्म का आदर करते हुए भी मैं किसी एक धर्म को नहीं मानती। रही राजनीति तो चूंकि मैं समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ती हूँ, खबरिया चैनल देखती हूँ, इसलिए इसके बारे में थोड़ी बहुत समझ है। दरअसल हंगरी में रहकर आप राजनीति के प्रभाव से बच नहीं सकते। वहाँ पिछले 15 सालों में काफ़ी बदलाव हुए हैं, लेकिन भारत की राजनीति को समझने के लिए पूरी जिंदगी चाहिए। नजैशी से आखिर में आधुनिकता को लेकर उनके विचारों के बारे में पूछा। अचरज यह कि उन्होंने आधुनिकता से असहजता जताई। उनका कहना था,
बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया है कि जगह की, सामान की और खासियत और विविधता खत्म हो गई है। हर जगह फास्ट फूड, एक जैसे साबुन, एक जैसा पेय, एक जैसे शैम्पू। यह क्या है? यह ठीक है कि भूमंडलीकरण ने हमें जोड़ा है। इससे हम एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, पर लोग यह क्यों नहीं समझते कि पूरी धरती ही हमारी है। अगर हम इसे खराब करेंगे तो इसका नतीजा सबको भुगतना होगा। कैटरीना, सुनामी, विल्मा, भूकंप और भी न जाने क्या क्या। मैं एक अनुभव से अपनी बात खत्म करना चाहूँगी। एक बार मैं सूरीनाम के घनघोर जंगलों की तरफ गई, जहाँ से नदी मार्ग के अलावा गुजरने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हमने नाव पकड़ी, काफ़ी अंदर तक गए, यानी उस इलाके तक गए जहाँ आबादी नहीं थी, बस्तियाँ, कल कारखाने नहीं थे, उद्योग धंधे नहीं थे, पर वहाँ भी प्लास्टिक से बनी पानी की एक बोतल तैरती हुई मिली। मैंने सुना है समुद्र में कहीं एक प्लास्टिक का द्वीप बन गया है, जो जल्द ही महाद्वीप बन जाएगा। हमें सोचना होगा कि इन चीज़ों का पर्यावरण पर क्या असर होगा। हम ऐसी दुनिया में जिएंगे कैसे? क्या ऐसे ही विश्व की कल्पना की थी हम सब ने? क्या यही विश्व हमें मिलेगा? तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।